नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के नौकरी ज्वाइन करने से खाप किसान नाराज, जंतर मंतर पर प्रदर्शन टाला, कहा रेसलर अमित शाह की मुलाकात का पता तक नहीं चला। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच रेसलर्स विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के रेलवे में नौकरी ज्वाइन करने से किसान और खाप पंचायत के लोग नाराज हैं। ये लोग कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने वाले थे। अब इन्होंने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को टाल दिया है। इन किसान नेताओं ने कुरुक्षेत्र की महापंचायत में अल्टीमेटम दिया था कि 9 जून तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे जंतर मंतर पर पहलवानों का फिर से प्रदर्शन शुरू करा कर आएंगे। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने रेसलर्स को जंतर मंतर से हटा दिया था। दोस्तों, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के एक दिन बाद सोमवार को रेलवे में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नीतीश कुमार की हालात अंधों में काना राजा जैसी, प्रशांत किशोर का बिहार सीएम पर हमला। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसको लेकर वह लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। इसी बीच जन सुराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए कहा कि वह बिहार देश का फिजटी राज्य है और नीतीश दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऐसे मिल रहे हैं जैसे बिहार को अमेरिका बना दिया हो। नीतीश कुमार की हालात अंधों में काना राजा जैसी है। नीतीश की विपक्षी एकता को लेकर चल रही कवायद पर हमला बोलते हुए चुनावी रणनीतिकार पीके ने कहा कि वह पढ़े लिखे व्यक्ति हैं मगर उनकी हालत अंधों में काना राजा जैसी है। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार को भ्रम हो गया है कि वह बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं ही सब जानता हूं, मुझे ही सब मालूम है। नीतीश ने अपने आसपास सब बेवकूफ लोगों को बैठाया हुआ है। आज बिहार में ऐसे नेता हैं जिनको नाम लिखना नहीं आता है और वह नीतीश कुमार को अपना नाम लिखना आता है तो लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़े विद्वान आदमी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ब्रजभूषण के ड्राइवर, गार्ड समेत 15 कर्मचारियों से पूछताछ। लखनऊ और गोंडा के घरों पर पहुंची दिल्ली पुलिस, 1.5 घंटे तक सवाल जवाब किए। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस सोमवार देर रात भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के लखनऊ और गोंडा स्थित घरों पर पहुंची। पुलिस ने ब्रजभूषण के 15 कर्मचारियों से पूछताछ की। इनमें ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, माली और नौकर भी शामिल थे। दिल्ली से आई टीम में 5 पुलिसकर्मी थे। लखनऊ में 3 कर्मचारियों से पूछताछ के बाद टीम गोंडा के विश्वोहरपुर स्थित घर गई। वहां करीब 1.5 घंटे तक 12 कर्मचारियों से सवाल जवाब किए गए। उनका नाम पता नोट किया गया। ब्रजभूषण की वर्किंग और व्यवहार को लेकर पूछताछ की गई। बयान दर्ज करने के बाद टीम रात 11:30 बजे दिल्ली रवाना हो गई। दोस्तों, ब्रजभूषण सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने हमसे कोई पूछताछ नहीं की है क्योंकि पुलिस 2 बार पहले ही 5-6 घंटे दिल्ली में पूछताछ कर चुकी है। हमारे यहां काम कर रहे ड्राइवर, नौकर के बयान दर्ज किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कर्नाटक के स्कूलों में स्कर्ट पर पाबंदी की सिफारिश। बाल संरक्षण आयोग ने पैंट या सलवार को ड्रेस कोड में शामिल करने की मांग की। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के स्कूलों में लड़कियों की यूनिफॉर्म बदलने की सिफारिश की गई है। कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि स्कर्ट पहनने से लड़कियों को आने जाने और खेलने कूदने में परेशानी महसूस होती है, इसलिए स्कर्ट की बजाय पैंट या सलवार को ड्रेस कोड में शामिल किया जाए। स्कर्ट पहनने वाली लड़कियों को होने वाली असुविधाओं पर आयोग को कलबुर्गी में महिला और बाल कल्याण विभाग के एक सहायक निदेशक ने लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने क्लास 1 से लेकर 10वीं तक की लड़कियों की यूनिफॉर्म बदलने की बात कही है। 15 मई को लिखे गए लेटर में कहा गया है कि लड़कियां शर्मीली स्वभाव की होती हैं। ट्रेवल करते समय भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूमने, साइकिल चलाने या स्पोर्ट एक्टिविटीज में हिस्सा लेने में स्कर्ट पहनना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए यूनिफॉर्म को सलवार या पैंट से बदला जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीबीआई टीम जांच के लिए पहुंची बालासोर, ग्राउंड जीरो का किया मुआयना। जी हां दोस्तों, बालासोर ट्रेन त्रासदी की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की 10 सदस्यों की एक टीम ने मंगलवार को घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल सीबीआई ने इस सिलसिले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक टीम सोमवार रात ओडिशा के बालासोर पहुंची। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने अभी तक इस मामले में मामला दर्ज नहीं किया है और वो फिलहाल घटनास्थल की जांच कर रहे हैं।
दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आदित्य कुमार चौधरी ने भी घटनास्थल पर सीबीआई टीम के पहुंचने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक और सीबीआई टीम घटना वाली जगह पर जांच कर रहे हैं, वे सबूत जुटा रहे हैं और अपनी जांच कर रहे हैं। रेलवे उनकी मदद कर रहा है। जांच के दौरान सीबीआई सभी एंगल से मामले की तफ्तीश करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2 दशकों में ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप जब्त। एनसीबी ने बताया डार्क नेट क्रिप्टोकरेंसी से होता था लेन देन। जी हां दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने अब तक की सबसे बड़ी पार्टी ड्रग्स की खेप पकड़ी है। इस छापेमारी में एनसीबी ने हजारों करोड़ की नशीली दवा लीज जिंक एसिड डाइएथेमेलामाइड यानी कि एलएसडी बरामद करी है। एनसीबी की इस छापेमारी में देश भर में फैले ड्रग सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। कई ड्रग तस्करों को भी इस छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों इस छापेमारी को लेकर एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह 2 दशकों में सबसे बड़ी रिकवरी है। डीडीजी एनसीबी ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि एलएसडी आजकल यूथ और स्टूडेंट में बहुत फेमस है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। इसकी कमर्शियल क्वांटिटी 0.1 ग्राम है। एक स्टैंडर्ड स्टेप के आधे हिस्से में इसे लगाते हैं। ऐसे 5 स्टेप से एक ब्लॉट बनता है। 15,000 प्लांट बरामद हुए हैं और 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भाजपा नेता गाय लेकर सड़कों पर उतरे। मंत्री ने कहा था गायें क्यों नहीं काटी जा सकती। कर्नाटक सीएम बोले गोहत्या कानून की समीक्षा होगी। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर गायों के साथ उतरे। वे सिद्धारमैया सरकार के मंत्री के वेंकटेश के बयान का विरोध कर रहे थे। वेंकटेश ने कहा था कि जब भैंसों को काटा जा सकता है तो गाय को क्यों नहीं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार को हिंदू विरोधी बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कांग्रेस का यह बयान अपमानजनक है। मंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब कर्नाटक में हमारी सरकारें थी तो गोहत्या विरोधी कानून लाई थी। अब कांग्रेस उसे निरस्त करना चाहती है, तभी ऐसे बयान दे रही है। इस पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि गोहत्या के विरोध में भाजपा की सरकार जो कानून लाई थी उसमें स्पष्टता की कमी है। अगली कैबिनेट मीटिंग में हम कानून की समीक्षा करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्वी भारत के कई राज्य हीट वेव की चपेट में। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्य एक बार फिर हीट वेव की चपेट में है। मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से चल रहे हीट वेव की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन दोनों राज्यों में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइन के मुताबिक आम लोगों को घर से बाहर धूप में कम निकलने की एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को हिदायत दी गई है कि बुजुर्ग घरों के बाहर न निकले। साथ ही झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भी कुछ इलाकों में हीट वेव की सूचना है। तमिलनाडु को लेकर मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। विदर्भ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 7 से 9 जून के बीच हीट वेव का पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लव जिहादियों दुकान खाली करो। उत्तराकाशी के बाजार में लगे ऐसे पोस्टर्स। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले के पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नाबालिग लड़की को भगाने का मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में समुदाय विशेष और बाहरी व्यापारियों के खिलाफ काफी गुस्सा है। पुरोला बाजार में शनिवार की रात कुछ अज्ञात लोगों ने समुदाय विशेष की दुकानों के शटर पर पोस्टर चिपका दिए, जिसमें चेतावनी लिखी थी कि वे 15 जून तक दुकानें खाली कर दें। इस मामले पर पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात कही है। पुरोला में बड़े विवाद को लेकर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड शांत प्रदेश है, यहां पर माहौल बिगाड़ने नहीं देंगे, कानून अपना काम कर रहा है। उत्तराकाशी जनपद के ही चिन्याली सोंड में एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरोला की घटना पर बोला कि लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर हमारी सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड शांत प्रदेश है। उत्तराखंड के मूल स्वरूप को हम बिगाड़ने नहीं देंगे। यहाँ कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है। उत्तराखंड में सभी लोग भाईचारे से रहते हैं। यदि यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में बढ़ेगा जड़ी बूटी का उत्पादन। सरकार ने रोडमैप तैयार करने के लिए दिए दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, किसानों की आमदनी बढ़ाने और जड़ी बूटी की मांग को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने प्रदेश में जड़ी बूटी के क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार की असीम संभावनाओं को देखते हुए इसके विकास के लिए कार्य योजना तैयार किए जाने के दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल दोस्तों, मुख्य सचिव ने सचिवालय में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में जड़ी बूटी का उत्पादन और मांग को देखते हुए कार्य योजना तैयार की जाए, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड के जंगलों में अच्छी खासी जड़ी बूटियां उत्पन्न होती है और उनकी मांग को और बढ़ता देख उनको और ज्यादा अच्छे तरीके से बोया, उगाया या फिर काटा जा सकता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2000 लोगों को ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश, 6 मेंबर्स गिरफ्तार, लोन देने के बहाने ब्लैकमेल और वसूली करते थे। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने लगभग 2000 लोगों को ठगने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन टीम IFSO ने गैंग के 6 मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग मेंबर्स लोन देने के बहाने लोगों के फोन का एक्सेस हासिल कर लेते थे, बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे वसूलते थे। दोस्तों पुलिस के मुताबिक ये गैंग लोगों को कम ब्याज पर लोन के ऑफर देता था। लोन के लिए लोगों को फोन में एडवांस कैश नाम का ऐप डाउनलोड करना होता था। ये ऐप डाउनलोड करते ही लोगों के फोन का एक्सेस ठगों को मिल जाता था। ठग लोगों के फोन से डाटा चुरा लेते थे। इसके बाद लोन पर ब्याज बढ़ जाती थी। लोन की पूरी रकम वापस करने के बाद भी लोगों से और पैसे मांगे जाते थे। मना करने पर उनके एडिट किए हुए फोटो भेजकर धमकी दी जाती थी। लोगों को रिश्तेदारों को कॉल किया जाता था और उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे वसूली किए जाते थे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर मार्केट में आज फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स 5 अंक बढ़कर 62,792 पर बंद। अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर आज 2.99% चढ़ा। जी हां दोस्तों, मंगलवार को बाजार में सपाट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 5 अंक चढ़कर 62,792 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 5 अंकों की तेजी रही। यह 18,059 के लेवल पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिल रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर आज 2.99% चढ़ा। दोस्तों ऑटो सेक्टर 1.09% चढ़ा। वहीं IT में 1.88% की गिरावट रही। दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप लूजर और टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज टॉप गेनर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, डिविस लैबोरेटरीज, कोटक बैंक रहे, जबकि टॉप लूजर में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और TCS रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज सोना चांदी हुआ सस्ता, जान लीजिए क्या है कीमतें। दोस्तों देश में सोने चांदी की कीमत बढ़ गई है। ऐसे में अगर आप सोना चांदी की खरीदारी करने चाहते हैं तो आपको चांदी और सोने की कीमतों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। दोस्तों बात करें आज के दामों की तो दोस्तों देश में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 400 रुपए यानी कि 0.67% बढ़कर 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई, जबकि 22 कैरेट की कीमत 54,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत 0.28% यानी कि 200 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़कर 71,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध खाखोवखा तबाह, बाढ़ में 80 गांव डूबने का खतरा। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाए हमले के आरोप। जी हां दोस्तों, रूस के साथ जंग के बीच मंगलवार को यूक्रेन का सबसे बड़ा डैम खाखोवखा तबाह हो गया। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डैम का पानी जंग के मैदान तक पहुंच गया है। बाढ़ के डर से आसपास के गाँव खाली कराए जा रहे हैं। खारसोन इलाके को भी अलर्ट पर रखा गया है। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक 80 गाँव में बाढ़ का खतरा है। इन गाँवों के लिए अगले 5 घंटे काफी अहम बताए जा रहे हैं। उत्तरी यूक्रेन में नाइपर नदी पर बना खाखोवखा डैम रूस के कब्जे वाले इलाके में है। रूसी सेना ने यूक्रेन के हमले में इसके तबाह होने की बात कही है। उधर यूक्रेन के उत्तरी कमांड के सैन्य अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि डैम पर रूस ने हमला किया है। बांध टूटने से तबाही की आशंका को देखते हुए राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल का 15 इंच के सेगमेंट में सबसे पतला लैपटॉप हुआ लॉन्च। भारत में कीमत 1,34,000 रुपए। पहला मिक्स्ड रियलिटी हैंडसेट विजन प्रो ग्लोबल मार्केट में उतारा। जी हां दोस्तों, टेक कंपनी एप्पल ने सोमवार देर रात अपनी एनुअल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस WWDC 2023 में 15 इंच डिस्प्ले वाला दुनिया का सबसे पतला 11.5 mm लैपटॉप मैकबुक एयर लॉन्च किया। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 1,34,000 रुपए है। 10,000 का स्टूडेंट डिस्काउंट भी इस पर मिलेगा। दोस्तों एप्पल ने 9 जून तक चलने वाली अपनी कॉन्फ्रेंस में लैपटॉप के अलावा 3 और प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इनमें मिक्स्ड रियलिटी हैंडसेट विजन प्रो, डेस्कटॉप मैक प्रो और स्टूडियो शामिल है। इसके अलावा एप्पल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 17 के फीचर्स भी अनवील किए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लक्षद्वीप के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन, केरल की ओर बढ़ रहे मानसून को इसने रोका। अब इसके जून के दूसरे हफ्ते में आने का है अनुमान। जी हां दोस्तों, इस साल मानसून की बारिश के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून जून के दूसरे हफ्ते में केरल पहुंचेगा। इससे पहले मौसम विभाग ने कहा था कि 1 जून को केरल में दस्तक देने वाला मानसून 5 जून को आएगा, लेकिन यह अनुमान
अनुमान भी सही नहीं रहा। पिछले साल यानी कि 2022 में मानसून 29 मई को केरल पहुंचा था, वहीं 2021 में यह 1 जून को पहुंचा था। मौसम विभाग ने बताया कि अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में लक्षद्वीप के ऊपर सोमवार सुबह एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। इससे मानसूनी बादल 4 दिन से एक ही जगह रुक गए हैं। अरब सागर में जो बादल पश्चिमी हवा के साथ केरल की ओर बहुत धीमी गति से बढ़ रहे थे, वे अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन की ओर बढ़ गए हैं। ये बादल केरल की ओर कम हो गए हैं। इसकी वजह से मानसून में देरी की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून की अगर यही रफ्तार रही तो इसके मध्य प्रदेश में जून के आखिरी हफ्ते तक पहुंचने के आसार हैं। वहीं दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने 8 जून तक केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी 8 जून तक लू चलने की आशंका जताई गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन का दावा, भारत हमारे हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकता, सेना का मॉडर्नाइजेशन नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग में भी पीछे, वो कोई खतरा नहीं। जी हां दोस्तों, चीन ने सिंगापुर में हुए एशिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी डायलॉग में कहा है कि उन्हें भारत से सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। चीन सेना के डेलीगेट्स ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनके मुकाबले भारत ने सेना को मॉडर्नाइज्ड नहीं किया है, यानी कि समय के मुताबिक बेहतर नहीं बनाया है। इसके चलते भारत उन्हें चुनौती नहीं दे सकता। अधिकारियों ने कहा कि चीन की डिफेंस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले में भारत अभी काफ़ी पीछे है। हमारे जितना बेहतर बनने में उसको कई दशक लग जाएंगे। वहीं दोस्तों, चीनी सेना की एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस के सीनियर कर्नल झाओ शियाजुआओ ने कहा कि आप भारतीय सेना के मिलिट्री सिस्टम को देखें और उसमें शायद ही कोई टैंक, एयरक्राफ्ट या युद्धपोत खुद से बनाया हुआ है। वहीं एक दूसरे अधिकारी सीनियर कर्नल झांग ची ने कहा कि भारत ने सुपर पावर बनने के लिए अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी इसका असर चीन भारत के रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, WTC फाइनल से एक दिन पहले रोहित शर्मा को लगी चोट। नेट प्रैक्टिस के दौरान दाएं अंगूठे में चोट लगी, दोबारा प्रैक्टिस के लिए नहीं आए। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल से ठीक एक दिन पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को चोट लगने की खबर है। जानकारी के मुताबिक नेट प्रैक्टिस करते वक्त रोहित शर्मा को बाएं अंगूठे में चोट लगी। हालांकि चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है। मैच से पहले रोहित शर्मा ने कहा कि मैं गेम और चैंपियनशिप जीतना चाहता हूं, आप इसलिए खेलते हैं। हालांकि रोहित ने इस दौरान अपनी चोट को लेकर कोई बात नहीं की। WTC का फाइनल 7 जून यानी कि आज से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है। दोस्तों, ये मुकाबला इंग्लैंड के ओवल मैदान पर है। रोहित शर्मा इससे पहले T20 वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हो गए थे। यह चोट भी 8 नवंबर 2022 को नेट्स के दौरान ही लगी थी, यानी कि इंग्लैंड के सेमीफाइनल में से 2 दिन पहले। तब उनकी कलाई पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद आकर लगी थी। रोहित तुरंत कलाई पकड़कर नेट से बाहर चले गए थे। करीब 40 मिनट बाद वे लौट आए और बल्लेबाजी की। हालांकि रोहित सेमीफाइनल मैच खेले थे और उन्होंने 27 रन की पारी भी खेली थी। भारत यह मैच 10 विकेट से हार गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एशिया कप 2023, पाकिस्तान एशिया कप से होगा आउट, भारत को मिला 3 देशों का साथ, हाइब्रिड मॉडल खारिज। जी हां दोस्तों, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रस्तावित हाइब्रिड मॉडल को खारिज करने के बाद मेजबान पाकिस्तान सितंबर में होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट से हट सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के प्रमुख नजम सेठी द्वारा प्रस्तावित हाइब्रिड मॉडल के अनुसार पाकिस्तान को एशिया कप के 3 या 4 मुकाबले स्वदेश में कराने थे, जबकि भारत के मुकाबले तटस्थ स्थल पर खेले जा सकते थे। भारत के सुरक्षा चिंताओं के कारण पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार करने के बाद यह विचार पेश किया गया था। हालांकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सभी ने टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर आयोजित कराने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI का समर्थन किया है। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने PTI को बताया कि अब यह सिर्फ औपचारिकता रह गई है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य वर्चुअली या सदस्यों की मौजूदगी में बैठक करें। उन्होंने कहा है, लेकिन PCB को अब पता है कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान एशिया कप के लिए उसके हाइब्रिड मॉडल के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हम लोग तो केवल बनाते हैं, BJP वालों ने गिराया है पुल टूटने पर तेज प्रताप यादव ने दिया अजीबोगरीब बयान। जी हां दोस्तों, बिहार में पुल गिरने को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। BJP और JDU एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, तो वहीं राजद कोटे से पुल प्रकरण को लेकर लगातार सफाई दी जा रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे ने पुल गिरने के मसले पर अलग ही राग अलाप लिया है। दरअसल दोस्तों, तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया कि बिहार में 1717 करोड़ की लागत से बन रहा पुल धराशायी हो गया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, तो पहले तो लालू प्रसाद के यादव के बेटे ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे इसको इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन जब पत्रकारों ने उन्हें पूरा मामला समझाया तो उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया।
किया। हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव ने कहा कि पुल गिराना बीजेपी का काम है और यह पुल भी बीजेपी के लोगों ने ही गिराया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम लोग तो सिर्फ बनाते रहते हैं जबकि बीजेपी वाले गिराते रहते हैं। ऐसे में भागलपुर का पुल भी बीजेपी ने ही गिराया है। तेज प्रताप यादव जो भी बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं ने विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भागलपुर वाला पुल भी बीजेपी के लोगों ने ही गिराया है। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि गन्ना यानी कि शुगर केन का उत्पादन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।